पीछे से आ रहा है एग्जाम में तो प्रीलिम्स मेंस पेपर डिस्कशन है यूपीएससी से क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। 1 2 3 हो चुका है। हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे कि मिलिट्री में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, सही है। नौचंदी मेला मेरठ सही है। भारत कला भवन वाराणसी सही है। चौरसिया नृत्य यह गोरखपुर में नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने जब पहला ऑप्शन पढ़ा तो इससे एक टॉपिक मिल गया कौन कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय का, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय सारे पढ़ेंगे। भारत नौचंदी मेला, ठीक है, फेयर या मेला, मेला एक टॉपिक मिल गया। भारत कला भवन, ये संस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे। म्यूजियम हो गए, संस्थाएं या एजुकेशन इंस्टीट्यूट केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलावा वो सारे हम लोग अलग पढ़ेंगे। चौरसिया नृत्य, डांस, ये भी एक टॉपिक में। तो 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन से 3 टॉपिक निकल के आता है, ठीक। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं यूपी के अंदर? 6 हैं। तो 6 हैं, तो इसको मैंने बना लिया, मैप बना लिया। तो इससे क्या होता है, विजुअल मेमोरी हमारी अच्छी होती है। जब कोई चीज फिगर देखो या मैप देखो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, विजुअल मेमोरी अच्छी होती है। इसीलिए एक याद करने का ट्रिक ये भी होता है कि कोई भी चीज याद करो, अगर पॉसिबल है इमेज बन जाए, मेमोरी उसकी मैप बन जाए, ठीक है, या कोई स्टोरी बन जाए, उस वो चीज़ हमको अडॉप्ट करने में, ग्रैस्प करने में जल्दी आसान हो जाता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? अलीगढ़ में है, झांसी में है, इलाहाबाद में, वाराणसी में है, रायबरेली लखनऊ, ठीक। अब इसको और अगर सिंप्लीफाई करो, तोड़ के याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी भारत में, सॉरी वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में है, और दक्षिण पश्चिम में झांसी में है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में झांसी में है। ऐसा आप याद कर सकते हो कि ये आपका वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। पश्चिम यूपी में अलीगढ़ और साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में झांसी, उसके बाद नॉर्थ में कोई भी नहीं है। और ये जो पोर्शन हमारा ये मध्य उत्तर प्रदेश है। मध्य उत्तर प्रदेश में 2 है, लखनऊ और रायबरेली। लखनऊ और रायबरेली की जो बॉर्डर होते हैं वो मिलते हैं, ठीक। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक वाराणसी है और इलाहाबाद, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, इस तरह से याद करने का तरीका होता है। अब पहला जो विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विलियम मुयर ने की थी। ये सवाल उत्तर प्रदेश में अभी पूछा नहीं है किसी एग्जाम में, तो ये आ सकता है। विलियम मुयर ने इसकी स्थापना की है, विलियम मुयर ने इसकी स्थापना की है। ये भारत की चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, चौथी सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है। लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे तो चौथी सबसे पुरानी है। कब स्थापना हुई? 1887 में। 1887 में इसकी स्थापना हुई। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना? 1887 में। और 1887 में कौन था वायसराय? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन वायसराय था। लॉर्ड डफरिन वही इंसान है जिसके समय में कांग्रेस बनी थी। एक प्लेटफॉर्म दे दिया इंडियंस को कि यहाँ पे आकर के अपने गुस्से को मतलब जाहिर करके खत्म कर दो, ठीक है। वो एक रिवोल्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए कांग्रेस बनाई गई थी, एक प्लेटफॉर्म दे दिया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाने का पीछे मकसद ये था कि इंडियंस को ब्राउन इंडियंस बनाना था। मतलब दिखने में इंडियंस हो लेकिन उनकी सोच अंग्रेजी जैसी हो, ठीक है। तो ये और यही डफरिन था जिसने कांग्रेस को क्रिटिसाइज भी किया था। क्या बोला था कि माइक्रोस्कोपिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मतलब कांग्रेस एक अल्प समूह का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस एक अल्प समूह का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो ये लॉर्ड डफरिन का हो गया किस समय में, और इसके आधार से रखी ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने रखी थी। तो सवाल जब आए तो उसको पढ़ना बहुत ध्यान से कि स्थापना की तो विलियम म्यूर ने, किसके समय में हुई तो लॉर्ड डफरिन ने, किसने आधारशिला रखी तो नॉर्थब्रुक ने। ये सवाल आ सकते हैं। अब हम अगले उसमें चलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना तो ये पूरा नेशनलिस्ट था काइंड ऑफ, ठीक है। ये राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित था। इसने बनाया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। इसके पीछे का इतिहास ये है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, केंद्रीय हिंदू कॉलेज था एक, उसको बनाया था एनी बेसेंट ने। कब बनाया था? 1898 में, 1898 में।
1898 के आसपास इसको बनाया गया और इसको बाद में एनिमेशन पंडित मदन मोहन मालवीय को दे देती हैं और इसी को ये कन्वर्ट करते बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 4 फरवरी 1916 को इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने 1898 में। इसको बाद में कन्वर्ट किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो अगर ऑप्शन में आता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसने की स्थापना किसने की, तो हमेशा आंसर पंडित मदन मोहन मालवीय होगा। लेकिन अगर पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट दोनों साल दे रखा तो वो भी दोनों आंसर होगा। ठीक, लेकिन अगर सेंट्रल हिंदू कॉलेज पूछे तो हमेशा खाली आंसर एनी बेसेंट ही होगा। इसकी आधारशिला किसने लिखी थी, लॉर्ड हार्डिंग ने। और जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, मतलब पहला कन्वोकेशन हुआ, लोग इकट्ठा हुए, स्पीच हुई, इनॉग्रेशन हुआ, तो उस टाइम कौन आया था 1915 में, महात्मा गांधी जी आए थे। तो उन्होंने पहला पब्लिक स्पीच जो दी थी इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 4 फरवरी 1916 को ही दी थी, पहली पब्लिक स्पीच। ये सवाल आ चुका है कहीं पे कि गांधी जी की पहली पब्लिक स्पीच कहाँ पे हुई थी, तो इसी बीएचयू के परिसर में हुई थी। ठीक है, जहाँ पे एनी बेसेंट ने उनको बोला था राजनीति में बच्चा। ठीक है, राजनीति में बच्चा बोला था उनको। ठीक है, पहले वाइस चांसलर कौन थे, सुंदरलाल। इसके पहले वाइस चांसलर थे सुंदरलाल। पहले वाइस चांसलर बीएचयू के पहले वाइस चांसलर थे सुंदरलाल। ये भी सवाल आ सकता है कि बीएचयू के पहले वाइस चांसलर कौन थे, सुंदरलाल। और इसी बीएचयू के कैंपस में, परिसर में, बीएचयू के परिसर में ही एक भारत कला भवन है। भारत कला भवन कहाँ पे है, इसी बीएचयू के परिसर में है, जो कि यहाँ पे सवाल आया था। तो अगर कोई टॉपिक पढ़ो तो बहुत थोरोली पढ़ो, तो बहुत सारी चीज कवर हो जाती है। भारत कला भवन म्यूजियम है, किसके अंदर है, बीएचयू के परिसर में ही है। और ये बीएचयू आईआईटी बन गया कब, 2012 में ये आईआईटी में कन्वर्ट हो गया, आईआईटी में कन्वर्ट हो गया। कब कन्वर्ट हुआ, 2012 में। हाँ, और अगला है थर्ड वाला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे, अलीगढ़ में है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये कब बना, 1921 में। ये 1921 में बना, 1921 में। ठीक है, और इसको जो है शुरू किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान, जो कि सर सैयद अहमद खान कौन थे, अलीगढ़ मूवमेंट के को शुरुआत करने वाला है। अलीगढ़ मूवमेंट मतलब मुस्लिम्स को एजुकेशन में लेके आना, विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, पर्दा सिस्टम खत्म करना, ये सब चीजें इस सब चीजों को बढ़ावा दिया इन्होंने, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में। तो ये यूनिवर्सिटी कब बनी, 1921 में। ये यूनिवर्सिटी बनी 1921 में, लेकिन इससे पहले इन्होंने कॉलेज बनाया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन्होंने ही बनाया था। और यही कॉलेज बाद में क्या बना, एएमयू बना। बाद में यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। ठीक है, 1921 में ये एएमयू बन गया। ठीक, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये भी पूछता है कि ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने बनवाया या किस सन में बना। 1875 में, 1875 में बनवाया था, सर सैयद अहमद खान ने बनाया। और इस विश्वविद्यालय के लिए जमीन किसने दी थी, महेंद्र प्रताप सिंह ने इस विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी थी। इस विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी थी महेंद्र प्रताप सिंह ने। ठीक, और इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे, सुल्तान जहां बेगम इसके पहले वाइस चांसलर थे। पहले वाइस चांसलर कौन थे, सुल्तान जहां बेगम इसके पहले वाइस चांसलर थे। तो ये हो गया। ठीक है, अब अगला है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं नहीं, मतलब बहुत ज्यादा कोई फैक्ट नहीं है। इस पर सिर्फ 2 फैक्ट है, एक ये बना 1996 में और दूसरा ये लखनऊ में है। 1996 में बना और ये लखनऊ में है। ठीक है, विश्वविद्यालय। ठीक, ये यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 1996 में बना, लखनऊ में। और उसके बाद है 5वां, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। बना कब, 2018 में बना। और ये कहाँ पे, अमेठी रायबरेली में कौन सा है, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है।
ये बना 2018 में, और ये इंडिया का पहला एविएशन यूनिवर्सिटी है। इंडिया का पहला एविएशन यूनिवर्सिटी, इंडिया फर्स्ट एविएशन यूनिवर्सिटी। और छठा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, तो एक है सिर्फ। और कितने विमान विश्वविद्यालय, सिर्फ एक है, ठीक है। तो 4 एकेडमिक वाले हैं और एक एग्रीकल्चर वाला है और एक उसका एविएशन का है। ये कहाँ पे, झांसी में है, झांसी में बुंदेलखंड रीजन में, झांसी में बुंदेलखंड रीजन में। तो ये पूरा विश्वविद्यालय का हो गया टॉपिक। और हम लोग का जो सेकंड टॉपिक था, सेकंड टॉपिक कौन सा था, फेयर वाला था, फेयर या मेला, ठीक। तो फेस्टिवल, फेयर, मेला, त्योहार या महोत्सव, ये जितना भी होता है यूपी में सब कवर कर लेंगे। पहली चीज है महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला ये सबको पता है, प्रयागराज में होता है, ठीक। ये प्रयागराज के संगम पे होता है, गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम होता है वहां पे महाकुंभ मेला होता है। इस पे सवाल आया था बहुत इंटरेस्टिंग, किस एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में आया था कि इसमें जो महाकुंभ मेला जो होता है हर 12वें साल पे, ये इसका जो डेट का निर्धारण होता है, इसके जो समय का निर्धारण होता है, वो किसके आधार पे होता है, तो सन, सूरज, चांद और बृहस्पति, इसके आधार पे, इसके मूवमेंट के आधार पे ही इसका निर्धारण होता है। सन, मून एंड जुपिटर, सन, मून एंड जुपिटर, सन, मून एंड जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति के आधार पे होता है। ये हो गया। इसके बाद त्रिवेणी महोत्सव, माघ मेला महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव एंड माघ मेला महोत्सव, ये भी प्रयागराज में ही होता है। तो प्रयागराज में 3 होता है, महाकुंभ मेला, त्रिवेणी महोत्सव, माघ मेला महोत्सव। इसके बाद आगरा में कौन कौन सा होता है, आगरा में तो राम बारात मेला होता है, आगरा में राम बारात मेला होता है, आगरा में राम बारात मेला होता है। उसके बाद कैलाश मेला, सुलहकुल मेला और बटेश्वर मेला जो होता है वो जानवरों के लिए होता है। बटेश्वर मेला जानवरों के लिए होता है। बटेश्वर मेला यहाँ पे जानवरों की खरीद फरोख्त होती है, बटेश्वर मेला। सुलहकुल ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला है। उसके बाद कैलाश मेला और राम बारात मेला, राम बारात मेला। अब राम बारात मेला देख करके अयोध्या मथुरा मत मार देना, ठीक है। तो राम बारात मेला आगरा में होता है, कैलाश मेला आगरा में होता है, सुलहकुल भी आगरा में होता है, ठीक है। और उसके बाद एक है गोविंद साहिब मेला, गोविंद साहिब मेला आजमगढ़ में होता है। ये दोनों मैंने इसलिए साथ लिखा है क्योंकि सेम नाम से, एक गोविंद साहिब मेला है और एक गोविंद सागर मेला है। अम्बेडकर नगर में एक गोविंद सागर भी है, तो उसी के जगह पे एक गोविंद सागर मेला लगता है अम्बेडकर नगर में। लेकिन गोविंद साहिब अगर कहेंगे, गोविंद साहिब, तो वो आजमगढ़ में होता है। गोविंद साहिब आजमगढ़ में, आजमगढ़ में गोविंद साहिब आजमगढ़ में, ठीक है। उसके बाद जैसे आगरा वाला क्षेत्र ये है, तो अगर मैप पे देखना हो तो मैप पे देख सकते हो। आगरा यहाँ पे सुलहकुल होगा, राम बारात होगा, उसके बाद कैलाश मेला होगा और बटेश्वर मेला होगा। बटेश्वर मेला कई बार आपका एग्जाम में, बटेश्वर मेला, सुलहकुल, कैलाश, राम बारात, या ट्रिक बना लो कोई, अगर बना सकते हो तो बन जाएगा। वैसे अगर बनाना चाहो BRKS से बना सकते हो कोई भी ट्रिक जो तुमको ठीक लगे। ये हो गया। उसके बाद बावरू बाबा मेला, ये बावरू बाबा मेला जो होता है भूतों के लिए होता है। बावरू बाबा जो मेला होता है भूतों के लिए होता है, बावरू बाबा मेला भूतों के लिए होता है। और एक कजरी महोत्सव होता है, एक कजरी महोत्सव होता है, और एक कजरी संगीत भी होता है, लोकगीत भी था कजरी नाम का, ठीक है। तो ये भी कजरी महोत्सव हो गया। और कजरी महोत्सव मिर्जापुर में भी होता है और बनारस में भी होता है, बनारस में भी होता है, बनारस में भी होता है। तो बावरू बाबा मेला और कजरी महोत्सव मिर्जापुर में होता है और कजरी महोत्सव बनारस में भी होता है। उसके बाद होलिका उत्सव, होलिका उत्सव, लठमार होली, झूला मेला, बलदेव छठ, ये मथुरा वाला रीजन, मथुरा वृंदावन, मतलब भगवान कृष्ण का ये क्षेत्र है, भगवान कृष्ण का ये क्षेत्र है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। होलिका उत्सव होता है जबरदस्त, लठमार होली तो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। झूला मेला वृंदावन वाले क्षेत्र में होता है, झूला मेला वृंदावन वाले क्षेत्र में होता है। बलदेव छठ मेला ये भी मथुरा के क्षेत्र में होता है, ठीक है। इसके बाद मथुरा का यहाँ पे ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ध्रुपद मेला और काशी गंगा महोत्सव, ध्रुपद मेला और काशी गंगा महोत्सव। काशी गंगा से पता चलता है काशी मतलब वाराणसी,
वाराणसी के नदी के संगम में जो बसा हुआ है उसको वाराणसी बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं, ठीक है, या बनारस बोलते हैं। तो ध्रुपद मेला और काशी गंगा मेला ये हमारा वाराणसी और बनारस में होता है। तो ये मेले का हो गया। अभी कुछ और बचे हैं। से मेले हैं नौचंदी मेला, ऐसा सवाल, ठीक है। नौचंदी मेला, नौचंदी मेला कहाँ पे? मेरठ में है। मेरठ कहाँ पे? यहाँ पे मेरठ, ठीक है। तो आप जो भी सिटी पढ़ो कभी भी यूपी के लिए, तो आप इसको विजुअलाइज करो मैप में भी, तो उससे क्या होगा कि रिटेन पावर बढ़ेगा, रिटेंशन आपका बढ़ेगा। नौचंदी मेला मेरठ यहाँ पे है। काम्पिल मेला फर्रुखाबाद, काम्पिल मेला कहाँ है? फर्रुखाबाद में है, फर्रुखाबाद यहाँ पे, ठीक। जैसे अगर आप वेस्ट में हैं, वेस्ट के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो आपको सिटी का याद होगा कि कौन सी सिटी कहाँ कहाँ पे होगी, तो विजुअलाइज जरूर करिए। अगर आप पूर्वी के, तो पूर्वी की कोई भी डांस आए या सॉन्ग आए या फिर मेला ही आए, तो आपको विजुअलाइज करना है। श्रवण मेला एंड रामनवमी, श्रवण मेला एंड रामनवमी मेला, ये आपका दोनों। श्रवण झूला मेला, एक झूला मेला पढ़ा था, वो मथुरा में है, तो कंफ्यूज नहीं होना। श्रवण झूला मेला जो है अयोध्या में, अयोध्या या फैजाबाद। अब अयोध्या का नाम हट करके फैजाबाद का नाम हट करके अयोध्या हो गया। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट को अयोध्या के नाम से जाना जाता है। श्रवण झूला मेला और रामनवमी अयोध्या में है। सैफई महोत्सव बहुत फेमस हुआ था समाजवादी पार्टी के समय में। सैफई महोत्सव ये इटावा में है। सैफई महोत्सव इटावा में है। उसके बाद आयुर्वेद, इटावा कहाँ पे है? इटावा यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। ये भी सब पूर्वी का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद आयुर्वेद मेला या आयुर्वेद महोत्सव, ये कहाँ पे होता है? झांसी, ये झांसी में है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था झांसी बुंदेलखंड का पार्ट है, झांसी बुंदेलखंड का पार्ट है, और झांसी में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी है। अब देवीपाटन मेला, देवीपाटन बलरामपुर वाला क्षेत्र, बलरामपुर देवीपाटन मंडल भी है, ठीक है, देवीपाटन मंडल भी है। तो बलरामपुर, गोंडा, उतरौला, ये सब देवीपाटन मंडल में आते हैं। तो देवीपाटन मेला होता है क्योंकि देवीपाटन के नाम से एक मंदिर भी है, ठीक है। दादरी मेला कहाँ? बलिया में। ये सब जो है तुम्हारा दादरी बलिया, हाँ, ये सब जो है, ये फेस्टिवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटा होना चाहिए क्योंकि एक टाइप 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। दादरी महोत्सव बलिया कहाँ है? ये है बलिया, सबसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला है, फिर चौरसिया मेला, देखो चौरसिया मेला या चौरसिया नृत्य आया था ना, तो चौरसिया जो नृत्य है तो चौरसिया मेला में ही होता है, तो दोनों याद हो गया। इसीलिए जितने भी आपके नृत्य हो गए या गीत हो गए या मेला हो गए, सब कल्चरली डिवाइडेड नहीं है, सांस्कृतिक रूप से इनका कोई विभाजन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप तीनों पढ़ लोगे ना तो बहुत कोरिलेट करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। चौरसिया मेला या चौरसिया नृत्य, चौरसिया मेला या चौरसिया नृत्य, ये होता है जौनपुर में। जौनपुर कहाँ पे? यहाँ पे जौनपुर, जहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि लिंगानुपात में सबसे टॉप पे है, हाँ यही आंसर है, मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कहीं पे है तो जौनपुर में ही है। नौटंकी होता है हाथरस में होता है, नौटंकी हाथरस का एरिया, ये है हाथरस का एरिया, नौटंकी हाथरस। फिर देवा मेला, एक देवा मेला है, एक रोडेश्वर मेला। देवा मेला जो हादी वारिस अली शाह का दरगाह है, कहाँ पे? देवा में। देवा कहाँ? बाराबंकी में। लखनऊ से लगभग 28 से 29 किलोमीटर दूर देवा एक जगह है बाराबंकी के अंदर, वहाँ पे हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है, वहीं पे मेला लगता है, उसको बोलते देवा मेला। और एक है लोढ़ेश्वर मेला भी बाराबंकी में है, बाराबंकी लखनऊ से सटा हुआ एक जिला है बाराबंकी, ठीक है। यहाँ पे ये लखनऊ बिल्कुल मध्य में है। तो ये पूरा मेला का हो गया। जो है लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोक नृत्य, ठीक है, क्योंकि तीसरा टॉपिक था डांस वाला, लोक नृत्य, तो इससे पूछा था, ठीक। तो लोक नृत्य जो है कहाँ कहाँ पे होता है वो हम देखेंगे। पहला है जोगनी नृत्य अवध रीजन में होता है। तो अवध रीजन कहाँ पे? अवध रीजन, हम ये सब जो सांस्कृतिक विभाजन है वो हमने बताया था। सांस्कृतिक विभाजन से क्या होता है, अगर यूपी का हम सांस्कृतिक विभाजन करें तो कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, कौन सा डांस कहाँ पे होता है, कौन सा सॉन्ग कहाँ पे गाया जाता है, वो बहुत आसानी से याद हो जाता है। जैसे कि थोड़ा सा ठीक से बनाया जाए तो
ठीक है। तो अब ये अवध वाला रीजन है, अवध के रीजन में क्या आता है, लखनऊ, अयोध्या, गोंडा, ये सब रीजन आते हैं, ठीक है। तो ये अवध रीजन, तो यहाँ पे जोगनी नृत्य होता है, ये अवध का क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र है। उसके बाद ब्रज रीजन की अगर बात करें तो ये ब्रज रीजन है, हाथरस, मथुरा, आगरा, यह जो क्षेत्र होता है वो ब्रज का रीजन है। ब्रज का रीजन मतलब जहाँ पे भगवान कृष्ण पैदा हुए, मथुरा वृंदावन वाला क्षेत्र, और उसके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं सबको कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से हम लोग ब्रज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये जो डांस हुए सारे, मयूर डांस, मयूर नृत्य, ठीक है, मयूर नृत्य, स्वांग नृत्य जो है हाथरस में क्या आता है, ब्रज भाषा में, और ये क्षेत्र भी ब्रज वाला क्षेत्र है। ये जो सांस्कृतिक विभाजन हुआ है, पहले ही बताए थे, ये भाषाओं के आधार पर हुआ। जैसे भाषा बनी उसी तरह के साहित्य और जो गाने लिखे गए, और उसी तरह के नृत्य परफॉर्म किए गए, उसी तरह के महोत्सव भी होते हैं, उसी तरह के मेले लगते हैं, सब इन्फ्लुएंस होता है ये सांस्कृतिक विभाजन के रूप से, ठीक है। तो इसीलिए ये स्वांग जो है कहाँ पे हुआ, ब्रज रीजन में, स्वांग ब्रज रीजन। अब रासलीला, जिसको कृष्ण लीला के नाम से जानते हैं, ये भी कहाँ पे हुआ, ब्रज क्षेत्र में। तो मयूर नृत्य, स्वांग नृत्य, रासलीला और चलगुला से सवाल एक बहुत यूनिक आया था कहीं पे कि चलगुला नृत्य जो होता है ब्रज क्षेत्र में, वहाँ पे जो महिलाएं हैं अपने सर के ऊपर 108 दिए रखते हैं, जलते हुए दिए रखते हैं, और फिर डांस करते हैं। मतलब कितना मुश्किल होगा डांस करना, ठीक है। मयूर नृत्य, स्वांग नृत्य, रासलीला और चलगुला यूट्यूब पे देखना बड़ा सुंदर लगता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो मयूर, स्वांग, रासलीला और चलगुला। अगर आप ट्रिक बनाना चाहते हो तो ट्रिक बना सकते हैं। पहला अल्फाबेट उठा लो, लेकिन इसीलिए इंग्लिश में हम बहुत सारी चीज़ लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ना ट्रिक बनाना आसान होता है, और ट्रिक से आप बहुत सारी चीज़ों को रिटेन कर सकते हो, ठीक है। जैसा भी आप चाहो बना सकते हो, RMSC, ठीक है। तो R फॉर रासलीला, M फॉर मयूर नृत्य, S फॉर स्वांग, और C फॉर चलगुला। और सवाल यहीं से ही आएगा, यहीं से आपको अगर सवाल मान लो कुछ यूनिक सा पूछ लेता है, तो आपको इतना पढ़ के आ जाना चाहिए कि आप चीज़ें एलिमिनेट करो और पॉसिबिलिटी की बेसिस पे आंसर मार दो, अगर चीज़ें बहुत घुमा पूछी जाती है तो। उसके बाद कजरी नृत्य, ये कहाँ पे होता है, मिर्जापुर, ये पूर्वांचल वाला क्षेत्र है, मिर्जापुर, ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूर्वांचल का क्षेत्र है, पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये पूर्वांचल का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे कौन सा होता है, कजरी नृत्य होता है, मिर्जापुर में होता है, और यहाँ पे कजरी नाम से महोत्सव भी होता है, कजरी नाम के नाम से महोत्सव भी होता है, ठीक है। और कजरी शायद सॉन्ग भी था, कजरी लोक गीत भी था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो अब डांस और जो है सॉन्ग ये अलग अलग नहीं कर सकते ना, किसी म्यूजिक पे तो ही नृत्य होगा, तो इसीलिए ये दोनों चीज साथ में पढ़ना चाहिए। ये हम पढ़ा चुके हैं, जो है सॉन्ग वाला पढ़ा चुके, लोकगीत पढ़ा चुके, वो दोनों एक साथ अगर पढ़ोगे तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। कजरी नृत्य कहाँ पे होता है, मिर्जापुर में होता है, और किस पे मतलब वो किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ये मानसून के टाइम में या शादी के टाइम पे, मानसून या विवाह के टाइम पे। हमने बताया था पूर्वांचल के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, तो वो अपने भाव को जो है अलग अलग लोकगीत के माध्यम से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी लोकगीत या नृत्य मिलेंगे वो इसी तरह के होंगे, इमोशन से जुड़े होंगे, खुशी हो गई, दुख हो गया, बिरहा जैसे बताया था, ठीक है, दुख के टाइम पे रहता है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। हमें बताया बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, यहाँ बहुत साहसी और बहादुर लोग होते हैं, और यहाँ के लोग जो है अपने लोकगीतों में साहस का ही परिचय देते हैं और मोटिवेट करते हैं, ठीक। तो आल्हा वाला बताया था मैंने, आल्हा नृत्य भी है और आल्हा लोकगीत भी है, ठीक। सारा नृत्य है, कार्तिक नृत्य है, राई डंडा, पाई डंडा, ख्याल, धुरिया। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतना ज्यादा याद कर पाना, इसलिए एक ट्रिक बनाए थे हम, आप लोग अपने अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। राई डंडा, पाई डंडा एक जैसा है, ख्याल है, ये ख्याल डांस आहिर समाज के लोग परफॉर्म करते हैं, पाई डंडा भी आहिर समाज के लोग दिवाली के समय परफॉर्म करते हैं। इस तरह के सवाल आते हैं कि कौन सा नृत्य आहिर समाज या कोई भी समाज
परफॉर्म करता है फलाने त्योहार पे, किसी भी त्योहार का नाम ले लो, उस हिसाब से लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। तो हमने कैसे इसको याद किया था, बुंदेलखंड का क्षेत्र ये है, ये याद रखना बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो यहाँ से कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा के अगर मान लो दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमने ऐसे मतलब याद किया था कि कार्तिक को ख्याल आया, ठीक है, कार्तिक को ख्याल आया कि सारा के साथ धूल में पाई डंडा किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई स्टोरी बना लो, उसी स्टोरी के बेसिस पे आप पूरा डांस रट जाएगा। तो अगर ये स्टोरी याद रहेगी तो हमको पता है कि ये सारा डांस कहाँ पे होता है, बुंदेलखंड में होता है। ये सारा डांस कहाँ पे होता है, बुंदेलखंड में होता है, ठीक है। वैसे भी आल्हा पढ़ा चुके हैं, आल्हा उदल की स्टोरी मैं बताया था ना, आल्हा उदल की स्टोरी जो है बुंदेलखंड से संबंधित है, उसकी पूरी स्टोरी बताई थी, हिस्ट्री बताई थी, ठीक है, लोकगीत वाले उसमें। अब जो कुछ ऐसे नृत्य भी हैं जो उत्तराखंड और यूपी दोनों में होता है, लेकिन अब उत्तराखंड अलग हो गया है, उत्तराखंड तो अलग हो गया, लेकिन सवाल अभी पूछ लेते हैं और बुक्स में दिया नहीं है क्योंकि वो हटा दिया गया है कि भैया ये तो उत्तराखंड का पार्ट हो गया, लेकिन अभी गाया जाता है, ठीक है। जैसे थोरा, चप्पेली, नकल और पांडव, थोरा, चप्पेली, नकल और पांडव, ये उत्तराखंड का है मेनली, लेकिन ये यूपी में भी इस सवाल आ चुके हैं। लेकिन अब उत्तराखंड अलग हो गया, लेकिन फिर भी यूपी के अंदर ये सारे परफॉर्म किया जाता है। नकल क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, नकल परफॉर्मिंग आर्ट्स है। नकल परफॉर्मिंग आर्ट्स का मतलब कि जैसे एक दो लोग होते हैं, ठीक है, उसमें एक बोलता है और दूसरा कॉपी करता है, एक बोलता है दूसरा कॉपी करता है, ठीक है। और उसके बाद पांडव, एक पांडव है जो महाभारत के ऊपर बेस्ड है, ये भी एक नृत्य है। चपेली है, थोरा है, उसके बाद दादरा, ये दादरा है, दादरा नृत्य है जो लखनऊ में परफॉर्म किया जाता है, दादरा लखनऊ में परफॉर्म किया था। और दादरा का जो ओरिजिन माना जाता है वो वाइज अली साहब के कोर्ट से माना जाता है दादरा। धोबिया नृत्य है, एक धोबिया नृत्य है, कहाँ आजमगढ़ में होता है, धोबी कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है धोबिया नृत्य। और एक कर्मा नृत्य है, कर्मा नृत्य कहाँ पे, सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में, सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में, सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में, ये सोनभद्र का एरिया है, एक पास में मिर्जापुर भी है, मिर्जापुर वेब सीरीज भी आई थी। सोनभद्र हमने बताया था कि इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो 4 राज्यों से उसकी बॉर्डर टच होती है, 4 राज्यों से उसकी बॉर्डर टच होती है। और ये भी सवाल आ चुका है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो सोनभद्रा में ही है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा 3 टॉपिक आज हुआ। अब ये जो सवाल लिखा था वो डिलीट हमने हटा दिया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वो लेक्चर। तो पहला उन्होंने पढ़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमको टॉपिक मिला केंद्रीय विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि जिनकी संख्या 6 है। हम लोगों ने मेला पढ़ा बहुत डिटेल में कि कौन से मेला कहाँ पे है, और कोई भी किताब उठा के देखो इससे ज़्यादा मेला कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डांस के बारे में पढ़ा, लोक नृत्य के बारे में पढ़ा, वो भी पूरा डिटेल में पढ़ा, कुछ भी छूटा नहीं है। इसके अलावा अगर बहुत सारे फैक्ट इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो जो याद रखने की वाली चीज़ है वो भी भूल जाओगे। तो ये जो जितना हमने किया है कम से कम 3, 4, 5 किताब से तो कलेक्ट किया ही होगा। तो आप इतना करो और उसके बाद भूल जाओ कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ कि भैया जितना हमने पढ़ा उससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा होगा। और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका एलिमिनेशन पॉसिबिलिटी बढ़ता है। अगर कोई बहुत यूनिकली सवाल आ गया तो आप अपने कॉमन सेंस के आधार पर भी मार दोगे। अगर मान लो एक सवाल आया उसके 4 ऑप्शन है, अगर मान लो एक ही ऑप्शन आपको आता है कि यार ये वाला गलत है, ठीक है, तो पूछ ले इनमें से कौन सा सही है, तो आपको एक पता है कि ये वाला तो गलत है। अब 3 कैसे करें, तो आप ऑप्शन देखो और ऑप्शन को इंट्यूशन की वजह से मारो। क्योंकि अगर कट ऑफ जाता है 120, मान लो कि अगर कट ऑफ जाता है 120 दोनों मिला करके, आपके हिंदी में 50 सही हो गए, आपको अगर जीएस करना है तो आपको कम से कम 75 से 85 के बीच करना ही करना है, ताकि निगेटिव मतलब करने का मतलब ये है कि आपको कम से कम 100 सवाल करो और इतने परफेक्ट मारो कि इतने के आसपास आ जाओ, तभी दोनों मिला के 125 से 30 आएगा ना। तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए, और इंट्यूशन का भी स्ट्रांग ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा रिवीजन करोगे। कोई नए मटेरियल के पीछे मत भागिए आप लोग।